जाएंगे तारे ज़मीं पर। नमस्कार, बड़ी खबर आज देश के बच्चों के नाम। बाल दिवस पर देश के बच्चों के सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य का जायजा। देश में इनकी आबादी करीब 42 करोड़ है। 2010 में देश के 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला, लेकिन प्रथम संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के आधे प्राइमरी स्कूल के बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें नहीं पढ़ सकते। कक्षा 5 के बच्चे सादे गणित के सम्स ही कर पाते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 80 लाख बच्चों ने कभी स्कूल में कदम नहीं रखा और 8 करोड़ ने बिना पढ़ाई पूरी किए स्कूल को छोड़ दिया। देश में हर रोज 2500 बच्चे कुपोषण से मरते हैं। हमारे देश में दुनिया भर के सबसे ज्यादा निमोनिया और डायरिया के केसेस होते हैं। संसद में मंत्री ने बताया कि 2011 में देश में 60,000 बच्चे लापता हुए। देश के बजट से 4.09% बच्चों पर खर्च किया जाता है। इनमें से ज्यादा हिस्सा 2.29% शिक्षा पर खर्च होता है। सिर्फ 0.04% ही हिफाजत पर खर्च होता है। हालांकि बच्चों के रेप के मामले 40% बढ़े हैं। बच्चों की खरीद फरोख्त की बिक्री 83% बढ़ी है और 56% इजाफा देह व्यापार में इनका हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2005 से 2001 के बीच बच्चों की सुरक्षा बजट में 25% की कटौती की गई। चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी क्राई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे 100 रुपए में से स्वास्थ्य पर सिर्फ 16 पैसे, इनके विकास पर ₹1.10, शिक्षा पर 3.34 पैसे और सुरक्षा पर सिर्फ 4 पैसे खर्च किए जाते हैं, जो लगातार घटा है। नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) के अनुसार इस साल बजट में सिर्फ 1 करोड़ का इजाफा हुआ, जो पिछले साल 2012-2013 में ये 12 करोड़ था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम (ICDS) के बजट में 25% की गिरावट हुई है। 2012-2013 में 400 करोड़ था, जो 2013-14 में सिर्फ 300 करोड़ रहा। भारत ने 20 साल पहले यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। 2013 में नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन भी बनी, लेकिन देश के भविष्य को संभालने वालों के लिए मिल रहे आंकड़े उत्साहजनक नहीं दिख रहे। तो कैसी हमारे बच्चों की शैक्षिक, स्वास्थ्य और सामाजिक हालत, आज हम समझेंगे। हमारे साथ खास पैनल आज मौजूद है। किरण भट्टी, जो कि सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, भारती महाजन प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय हिंडन से, अशोक अग्रवाल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर जितेंद्र नागपाल मनोचिकित्सक हैं और कैलाश सत्यार्थी फाउंडर हैं बचपन बचाओ आंदोलन के। सबसे पहले मैं किरण भाटी जी आपके पास आऊंगी। कुछ आंकड़े आज सामने हमने देखे हैं, आप कैसे जायजा लेती हैं? आप NCPR से भी जुड़ी रही हैं। आपकी नज़र में आज हमारे देश के बच्चों की स्थिति कैसी है? जैसा कि ये लिंक हमारे पास जैसे ही जुड़ेगा हम आएंगे। मैं आपसे शुरू करूंगी मिसेस महाजन। आप केंद्रीय विद्यालय, एक ऐसे स्कूल का पूरा नेटवर्क है हमारे देश में, बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करके निकलते हैं, लेकिन आप कैसे आंकेंगे स्थिति को उनके? मैं कहूँगी कि एजुकेशन आज ज़रूरत है इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल ग्रोथ, जिसमें सभी कुछ और ओवरऑल पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। समय था जब हम बच्चों को तैयार करते थे, किताबें पढ़ के नंबर लेके आगे बढ़ते थे, लेकिन इस समय ज़रूरत है उसकी ओवरऑल ग्रोथ की, और जो कि हम देख रहे हैं अपने विद्यालय में। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी, वो जो कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन जो शुरू किया है कक्षा 3 से, इससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सचमुच असर हो रहा है। आपको लग रहा है हो रहा है? अच्छा लग रहा है ये सुनने में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मिसेस भाटी जी। जी, आकलन आज आप कैसे करेंगी देश में बच्चों की स्थिति का? नहीं, बिल्कुल सही, जैसे आपने आंकड़ों का बताया, अभी देश में बच्चों की स्थिति बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं है। जिस तरह से जिस भी मुद्दे में आप देखें, चाहे वो पोषण हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे उनकी जो सुरक्षा की स्थिति है, हर ही विषय को लेकर जो है बच्चों की हालत आज बहुत खराब है। और इसमें हमें पूरे समाज को और ख़ासतौर से सरकार को इसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है
किस तरह के प्रायोरिटी, किस तरह के संसाधन, किस तरह की नीतियां बना रहे हैं जो कि बच्चों का फायदा नहीं, जिससे बच्चों का फायदा नहीं हो पा रहा है। आप भी नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से जुड़ी रही हैं और आप सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है। खामियां कहाँ हैं? जो आंकड़े अगर ये उत्साहजनक नहीं है तो खामियां क्यों? क्या हम तवज्जो नहीं दे रहे? क्यों ये इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आज? बिल्कुल सही है कि तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है किसी भी पार्टी का या पूरे देश में जो नीति बनाते हैं उन लोगों के लिए बच्चों का मुद्दा एक जो है तवज्जो वाला मुद्दा नहीं है। और ये हमें साफ नजर आता है जब हम देखते हैं कि जो बजट्स हैं, जो संसाधन बच्चों के विषयों पे होने चाहिए, उसमें जैसे आपने बताया कटौतियां ही हो रही हैं, बढ़ोतरी तो बहुत कम होती है। किसी भी आप प्रोग्राम को देख लिए जो बच्चों से जुड़ा हो, चाहे वो ICDS हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन क्यों ना हो, जो कि इतना बड़ा एक कानून सरकार ने 2010 में पारित करा और बहुत जोर शोर से उसकी पब्लिसिटी भी करी, लेकिन हकीकत तो ये है कि जमीन पे वो बिल्कुल ठीक से नहीं चल रहा है। हकीकत ये है कि उसके लिए जितने साधन की जरूरत है वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो जो प्रायोरिटी उसको दी जानी चाहिए जिससे उसका फायदा बच्चों को हो, वो नहीं दिया जा रहा है। तो बाल दिवस हम जरूर मनाएं और बच्चों को अहमियत देने के लिए बातें जरूर करें, लेकिन जो सच्चाई है, जो जमीनी सच्चाई है, वो ये है कि उनको जिस तरह का तवज्जो देना चाहिए वो किसी भी तरफ से नहीं मिल रहा है। जी अशोक जी, क्या प्रॉब्लम रह जाती है? देखिए, आज जब मैं सुबह उठा और दैनिक जागरण जब मैंने देखा अखबार, उसका फ्रंट पेज पे एक फोटो है ये जो दिखा रहा है कि एक गरीबी के कारण एक बैल जो है उस गरीब फैमिली ने बेच दिया और उसकी जगह, बैल की जगह एक बच्चे को जोत रहे हैं। ये फोटो है आज नेहरू जी के जन्मदिन। ये बड़ी एक हार्ड रियलिटी है। अब आप देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आने से, राइट टू एजुकेशन एक्ट का कानून बनने से ऑफ कोर्स चर्चाएं बढ़ गई हैं, जानकारी बढ़ गई है, एजुकेशन की डिमांड भी बढ़ गई है और उसकी ज़रूरत की भी महसूस लोग करने लगे हैं कि इसके बगैर, क्योंकि आज के वक्त में अनस्किल्ड जॉब्स भी जा रहे हैं, स्किल्ड होना जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डिमांड तो है लेकिन सप्लाई साइड में सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। और आप एक बहुत बड़ी सेक्शन को एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप कुछ लाखों की बात कर रहे थे आउट ऑफ स्कूल, बट अगर हम सच्चाई देखें तो 2 करोड़ बच्चे हमारे देश के जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। उनको आज तक हम स्पेशल टीचर्स नहीं दे पाए हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर 2009 सितंबर में हुआ। शायद सोच हमारी गई नहीं होगी, है ना? अभी डिसेबल्ड की जिस तरह से आप बात करें, दूसरी तरफ जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो सब लोगों को जानकारी है कि कैसी है। तीसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी मनमानी ढंग से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एक अजीब सी स्थिति है जहां पर आज शिक्षा की जो है ना एक कमर्शियलाइजेशन हो गया है, डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम हो गया है। इवन गवर्नमेंट के अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय है, उसके नीचे सर्वोदय विद्यालय है, उसके नीचे सैनिक स्कूल है, उसके नीचे एक म्युनिसिपल स्कूल है। एक गरीब आदमी कोशिश करता है मेरा केंद्रीय विद्यालय में दाखिला हो जाए, लड़ते 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 वो लैंड अप हो जाता है म्युनिसिपल स्कूल के अंदर, जहां पे आपको ना टॉयलेट मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना टीचर मिलेगी, ना छत मिलेगी, ना जमीन मिलेगी। तो क्या हम ऐसी स्थिति में बच्चे के लिए क्या एड्रेस कर पा रहे हैं? डॉक्टर नागपाल, अगर हम सिर्फ एजुकेशन पर अगर हम बात करें अभी, तो क्या आपको क्या बदलाव आता दिखा है? 2010 में अगर राइट टू एजुकेशन आया, अभी मिसेस महाजन ने बोला कि एक तरफ से जो अभी सिस्टम है वो ठीक है, उनसे आगे मैं पूछूंगी और क्या ठीक होना है, लेकिन आपने क्या चेंजेस देखे? आंकड़े तो उत्साहजनक बिल्कुल नहीं है। देखिए, सबसे अच्छी बात तो थोड़ा सा हम लोग को आशावादी भी बनना चाहिए। बिल्कुल मानते हैं कि इस वक्त बाल दिवस के दिन भी काफ़ी निराशा है, एक फना होने का मन करता है, बिकॉज बच्चे जो भविष्य हैं वो शायद भविष्यवाणी दिखा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर एक व्यंग है, गुस्सा है कि उनको हालात देश के क्या दिखाई दे रहे हैं आगे। परिवर्तन ये ज़रूर है कि संपूर्ण विकास की जब बात करते हैं, जैसे मैडम ने बताया, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम ने ये तो कंट्रीब्यूट किया ही है। आप देखिए कि एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों तत्वों को अगर हम जोड़ के चलते हैं, ये ही परिभाषा स्वास्थ्य की भी है। दैट मीन्स हेल्थ और एजुकेशन का फाइनल गोल एक ही है। कम से कम इसका एडॉप्शन तो ज़रूर एजुकेशन सिस्टम में आ गया है कि स्कूल जाने का मकसद लिखत पढ़ी नहीं है, एक संपूर्ण विकास है एक नागरिक का, एक ह्यूमन राइट्स का जो तत्व है वो फॉलो किया जाए। ऑन पेपर आ गया है कुछ साल पहले, कुछ हद तक CCE जो आया है, CBSE ने इंट्रोड्यूस किया है, एक नए विश्व की नई शुरुआत हमारे बच्चों के लिए ज़रूर हो रही है। हाँ,
बात अभी एग्जीक्यूशन की है, ग्रास रूट रियलिटीज की है। और देखिए बाल अधिकार जो है एज पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो 4 तत्वों पे 4 पिलर्स हैं उसके। बच्चे के प्रोटेक्शन और सर्वाइवल। हिंदुस्तान में 28 लाख बच्चे पर एनम छठा जन्म दिवस नहीं देख पाते हैं। दे डाई बिफोर 5 years ऑफ एज। एंड आपने वो आंकड़े बता दिए थे, निमोनिया, रेस्पिरेशन एंड लैक ऑफ फर्स्ट एड, और खाना नहीं मिलना। करीब 200-300 मिलियन को एक दिन का खाना नहीं मिलता। बात यहाँ आती है कि अगर बच्चा सर्वाइवल के तत्व पे कोशिश कर रहा है जीने के लिए, तो वो शिक्षा स्कूल में जाके क्या करेगा? सो अंडर द राइट टू एजुकेशन सबसे पहले ये फिलॉसफी जो ओवरऑल डेवलपमेंट की है इसको हम थोड़ा स्ट्रेंथन कर लें। ठीक है कैलाश जी, आप बच्चों के अधिकारों के लिए देश भर में घूमते, लेकिन अगर मैं सिर्फ अभी शिक्षा की बात करूं पहले चरण में, ग्रामीण इलाकों में बच्चों की शिक्षा को कैसे आप आंक रहे हैं? जो हमारे छोटे बच्चे हैं स्कूल जा पा रहे हैं, स्कूल हैं कि नहीं, आंगनबाड़ियों की बात की जाती है, जो दावे तमाम होते हैं, आंकड़े भले ही हों, लेकिन आपने क्या देखा जमीनी स्तर पर? देखिए, बच्चे हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की प्राथमिकता कभी नहीं रहे। मजबूरी में संवैधानिक चीज़ों को लागू करने के लिए या अपने आप को कल्याणकारी राज्य दिखाने के लिए जो कुछ किया जाता है सो किया जाता है। यही चीज़ गांव में नज़र आती है। सबसे पहले तो ये कि बच्चों की पढ़ाई पर जो खर्चा होना चाहिए ईमानदारी से वो नहीं हो रहा है, जो आपने भी दिखाया आंकड़ों के हिसाब से। बच्चे चूँकि वोट नहीं है इसलिए राजनीतिक पार्टियों की प्राथमिकता नहीं है। जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, जिनके आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वो बहुत गरीब तबके के बच्चे हैं और वो कंज्यूमर भी नहीं है। इसलिए जो समाज सरकारों को प्रभावित करता है वो कॉरपोरेट जगत है, और कॉरपोरेट जगत की प्राथमिकता भी नहीं है वो बच्चे, क्योंकि ना तो उन बच्चों की पढ़ाई से उनको कुछ स्किल्ड लेबर मिलने वाले हैं, ना ही वो बच्चे कंज्यूमर हैं उनके। तो इसका असर गाँव में ये हो रहा है कि आप देखें कि राइट टू एजुकेशन की जो बात बार बार उठ रही है कानून की, हम लोगों ने अभी 2-1 साल पहले एक सर्वेक्षण कराया करीब 200 गाँव में और एक जन सुनवाई करी। उन 200 गाँव में किसी सरकारी अधिकारी को जो शिक्षा विभाग से संबंधित है उसे शिक्षा के अधिकार के कानून की ठीक जानकारी नहीं थी। केवल सुना था कि ये कानून है, लेकिन कानून के अंतर्गत जो चीज़ें लागू होना चाहिए वो उसको मालूम नहीं थी। बच्चों को मालूम नहीं थी, बच्चों के अभिभावकों को मालूम नहीं थी। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि इसके साथ जुड़ी हुई मिड डे मील की स्कीम है। हर जगह पर जहाँ पर जनता की निगरानी नहीं है, जहाँ पर दबाव नहीं है किसी का, वहाँ पर इसमें घोर भ्रष्टाचार है। क्वालिटी में भ्रष्टाचार है खाने की, क्वांटिटी में भ्रष्टाचार है। बच्चों के साथ अभी भी स्कूलों में मारपीट हो रही है। बच्चों की कोई बाल अधिकार की बात हो रही है जिस पर हम लोग सिर्फ कागजी तौर पर बात करते हैं, लेकिन अधिकारों की चेतना समाज में भी नहीं है। मैं सरकार अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं। और जो सामाजिक विडंबना ये है कि या तो हम बच्चे पर रहम कर रहे हैं या फिर हम बच्चे का शोषण कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को हम समान नागरिक मानकर उसके नागरिक अधिकारों की बात, हमारे समाज की सोच में ये बात नहीं आ रही। एनजीओ की लिखा पढ़ी में या कहीं कॉन्फ्रेंस कर लो, ये कर लो, भाषणबाजी कर लो। जो ये रिपोर्ट आई थी प्रथम की, कक्षा 4-5 के जो बच्चे हैं वो कक्षा 2 के भी नहीं पढ़ पाते किताबें, ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग रहा था। ये शॉकिंग है। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण कई फैक्टर्स हैं इसके पीछे। एक कारण तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ हद तक जैसे अभी बताया कि सीसी वाला जो प्रोग्राम है इसकी सही मायने में ट्रेनिंग की और ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और ख़ास करके जो गांव के स्कूल हैं या मेट्रो से बाहर के स्कूल हैं, वहाँ सही मायने में सीसीई की ट्रेनिंग की अभी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, जो कमी रह गई है। दूसरी चीज़, ट्रेनिंग की कमी होती है तो बच्चों को दिया नहीं जा सकता जो उसकी बात की जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है। क्वालिटी में अभी ज़रूरत है सुधार की, अभी सुधार की। टीचर्स को ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होगी, ट्रेनिंग की जरूरत और है, खास करके गांव के स्कूल और मेट्रो से बाहर के स्कूल्स जो हैं। और दूसरा, नंबर ऑफ स्कूल्स जो है ना, ये बढ़ाने बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी सर ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के जाता है और नीचे आके कहाँ तक पहुँच जाता है, और सचमुच एडमिशन्स की जो ज़रूरत है, जो सप्लाई है, वो कम है।
तो स्कूल्स भी कम है, टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, बेहद जरूरत है। जो आप लोगों को गाइडलाइंस दी जाती हैं, क्या सिर्फ ये कह दिया जाता है ये आपको लागू करना है, लेकिन उसके साथ कुछ गाइडलाइंस होती हैं या नहीं होती? गाइडलाइंस होती हैं। गाइडलाइंस तो कहाँ पर कमी महसूस करते हैं आप लोग जिसको सुधारना है? नहीं, क्योंकि इसी देखिए पिछले 3-4 साल से भी शुरू हुआ है, वो अभी तक ग्राउंड रियलिटी पे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा। संख्या की बात भी है इसमें, देखिए संख्या की बात भी एक तो टीचर्स की ट्रेनिंग और दूसरा भारत के करीब 10 राज्यों में कानूनी तौर पर, अशोक भाई जानते हैं कि सरकार की नीति के तहत पैरा टीचर्स को नियुक्त किया जाता है जो कि पूरे टीचर नहीं हुए हैं, हायर सेकेंडरी वगैरह करके या कुछ करके, जिनकी टीचर्स ट्रेनिंग नहीं हुई है। कानून में कहा गया है कि एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन वो कहीं लागू नहीं हो रही। तो शिक्षक नहीं है पर्याप्त मात्रा में और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। मिसेस भाटी, किरण जी, क्यों इस जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग वाली बात है, क्यों उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, क्या कहेंगे आप? तवज्जो ये पूरे मुद्दे पे नहीं दी जा रही है, तो इसमें मतलब कुछ आश्चर्य की बात नहीं है कि ट्रेनिंग पे भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। सरकार ने एक तरह से ये कानून तो पारित कर दिया, लेकिन इसको लागू करने के लिए, इसको जमीन पे सही मायने से उतारने के लिए जो उसको करना चाहिए वो तो कहीं से भी उसने नहीं करा है। चाहे वो गाइडलाइंस बनाने की बात हो, चाहे वो ट्रेनिंग में जो संसाधन और जिस तरह की तवज्जो देनी की बात हो, चाहे वो इवन सिंपल सी चीज की पब्लिसिटी और अवेयरनेस, जैसे पहले वक्ता ने कहा कि शिक्षा विभाग के लोगों को खुद नहीं मालूम है कि कानून में क्या क्या प्रावधान है और बच्चों को नहीं मालूम है। तो जिस तरह से जोर शोर से इसके पीछे अपना पूरा दम, पूरे संसाधन लगाने थे, सरकार ने नहीं लगाए। तो ट्रेनिंग तो बहुत मतलब एक लंबा एक सिलसिला है, उसके लिए हम बहुत कुछ करने की जरूरत है। जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ट्रेनिंग के, डाइट्स हैं, SCRTs हैं, उन सब में रिफॉर्म लाने की जरूरत है और उन सब चीजों के लिए सरकार को अपना मन बनाना पड़ेगा, लेकिन मन उसका इस तरफ नहीं लगता है कि है, क्योंकि वो बिल्कुल जिस तरह से संसाधन उसको जोड़ने चाहिए, जिस तरह से बजट उसके लिए एलोकेट करने चाहिए, वो नहीं कर रहा है। तो ये और एक और चीज में ये बिल्कुल था, उस पे था। NCPCR ने अपना दायित्व कभी पूरा नहीं किया। जो मॉनिटरिंग बॉडी, जो मॉनिटरिंग बॉडी है, वो हम सिर्फ सरकार पे दोषारोपण करके भी काम नहीं निकाल सकते, क्योंकि सरकार ने अगर एक महकमा इसी बात के लिए बनाया और कानून के तहत NCPCR और DCPCR को जिम्मेवारी सौंपी है या SCPCR जो बने हुए हैं, तो कहीं कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि इन इक्का दुक्का छोड़ दी। जैसे उत्तराखंड ने अच्छा काम किया इनके आयोग ने, लेकिन अधिकांश आयोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो शिक्षा की मॉनिटरिंग कर सके। जो शिक्षा के अधिकार का कानून है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई ईमानदार कोशिश उन आयोगों ने नहीं की जिन आयोगों के रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, उनकी तनख्वाहों पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, उनके और चीजों पर खर्चा हो रहा है। उनको चाहिए कि वो नैतिक जिम्मेवारी लें जिसका भी संबंध NCPCR और SCPCR। बिल्कुल जी किरण, नहीं प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। ये सही है कि कमीशंस जो हैं, आयोग हैं, वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इसमें मैं कोई इनसे आर्ग्यू नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये लाखों करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, सही बात तो ये है कि NCPCR को राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार मॉनिटरिंग के लिए बजट सिर्फ 50 रुपए पर स्कूल पर ईयर मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 50 रुपए हर साल एक स्कूल की मॉनिटरिंग से कोई भी आयोग कितना काम कर सकता है। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग फिगर आप बता रही हैं। अगर ये 50 रुपए प्रति स्कूल दिया जा रहा है, बिल्कुल, तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। स्कूल पर ईयर, तो इसमें किस तरह की मॉनिटरिंग हो सकती है, ये आप लोग सब खुद ही समझ सकते हैं। देखिए, इन कमीशंस में ना बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो सरकार के खिलाफ काम नहीं करते हैं, और यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई सरकार के खिलाफ है। दूसरा ये कि जो बच्चों की स्कूल की क्वालिटी है ना, वो डिपेंड करती है मैनेजमेंट पे। अब देखिए, केंद्रीय विद्यालय अच्छा है, क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव है। एक बहुत सारे प्राइवेट स्कूल इफेक्टिव है क्योंकि उनकी मैनेजमेंट है, बट जो आम स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल है या म्युनिसिपैलिटी के स्कूल्स है, वो तो हेडलेस की तरह है। चलिए, स्कूल्स की हमने समस्या समझी, मैं हेल्थ पर अगर आऊंगी, आंकड़े देखिए, डायरिया में हम सबसे आगे। मैं देख रही थी दिल्ली से एक रिपोर्ट है, 4% बच्चे दिल्ली में ऐसे जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या आ गई है। जो अर्बन शहरों के बच्चों की समस्याएं हैं, तमाम परेशानियां हमारे ग्रामीण बच्चों को हैं। मोर्टालिटी जो रेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के आंकड़े भयावह हैं अपने आप में हमारे देश में। क्यों इस पर हम नहीं सुधार
कर पा रहे हैं। सेम थिंग कि बच्चे तवज्जो, थोड़ा सा प्रीवियस जवाब से भी लिंक्ड है। हाँ। देखिए, राइट टू एजुकेशन और राइट टू लिटरेसी में फ़र्क है। हमने शायद आरटीई को अभी तक आरटीएल ही समझा हुआ है, राइट टू लिटरेसी ही समझा हुआ है, और लिटरेसी बहुत आगे चल के बाल विकास को जब इनकॉर्पोरेट करता है तो वो राइट टू एजुकेशन बनता है। हम चाइल्ड डेवलपमेंट को ध्यान दें, चाइल्ड लिटरेसी को नहीं, बिकॉज डेवलपमेंट इज इंक्लूसिव ऑफ लिटरेसी। और तब ये बात आएगी कि स्वास्थ्य क्या एजुकेशन से क्लासरूम में इंटीग्रेट हो सकता है। आप देखिए, अभी इस वक्त हमारे देश के जो आंकड़े हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा देश 112 पर है विश्व भर में। इट्स अ नेशनल शेम। मैलन्यूट्रिशन प्रधानमंत्री ने कहा इज अ नेशनल शेम, बिकॉज बच्चों को जब एक समय का खाना नहीं मिल रहा है, से 2000 बच्चे मर रहे हैं। सो आप एजुकेशन की बात तो बाद में करेंगे ना। आरटी का इंप्लीमेंटेशन वो एनसीपीसीआर या और कोई संस्था कैसे कर पाएगी जब तक बेसिक पार्टिसिपेशन बच्चों का, उनकी सर्वाइवल वैल्यू को पहले ध्यान नहीं दिया जाएगा। और चाइल्ड राइट्स का 4th पिलर ये कहता है कि क्या बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं उनकी अपनी पॉलिसीज बनाने में। अरे वो तो दूर की बात, बहुत दूर की बात है। तो ये तो फिर कहना कि आरटी बड़ा अच्छा लागू होगा और हम वो सपना देखते रहेंगे, आई थिंक ये तो साकार करने वाली बात ही नहीं है। और स्वास्थ्य जहां तक है, इंडिया इज कंप्लीटली इन अ डिसमल स्टेट जहां तक चाइल्ड हेल्थ का सवाल है। एजुकेशन तो फिर भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ रिफॉर्म्स के बारे में आपने खुद कहा कि 16 पैसे हैं 100 रुपए में। बिल्कुल। तो आप देख लीजिए, इन्फेंट मोर्टालिटी जो है वो आगे चल के एडोलेसेंट हेल्थ की मोर्टालिटी देखिए ना आप कितनी है। 60% कहते हैं कि अर्बन गर्ल्स एनीमिक हैं, अर्बन गर्ल्स। रूरल गर्ल्स की तो संख्या ही बात नहीं है। और मैलन्यूट्रिशन हो गया। फिर आप देख लीजिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, जो अक्सर शहरों की बीमारियां हैं, पढ़े लिखे लोगों की बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन, ड्रग अब्यूज, अल्कोहल, ये बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि हेल्थ एजुकेशन इन द स्कूल इज नॉट अ प्रायोरिटी। मतलब आप स्वास्थ्य की शिक्षा प्रणाली में डालने हम से सोचते हैं मिड डे मील जब दे दिया तो वो हमारा काम पूरा हो गया। हाँ, वो स्वास्थ्य शिक्षा हो गई। तो हेल्थ में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि राइट टू हेल्थ इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अभी एनएचआरसी चीफ ने भी कहा कि राइट, मैंने शुरुआत तभी एजुकेशन से करी कि कुछ तो अधिकार है बच्चों के पास, वही समझें। और अब हम स्वास्थ्य पर आए, लेकिन बच्चों के प्रति क्राइम, सामाजिक तौर पर हमारे बच्चों की स्थिति कैसी है, उसको भी समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। आज बाल दिवस के मौके पर हमारे देश के जो बच्चे हैं उनकी स्थिति को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य और शिक्षा को हमने जानने की कोशिश की कि किस स्तर पर हमारा देश चल रहा है आगे। अब उनके सामाजिक सरोकार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं सामाजिक तौर पर। जिस तरह से एक आंकड़ा मैंने दिया शुरुआत में, 2011 में 60,000 बच्चे बताए गए संसद में कि लापता हैं। आंकड़े उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है अपने आप में जो क्राइम है बच्चों के प्रति इतना बड़ा है। बच्चों की खरीद फरोख्त जो होती है वो 83% बढ़ी है। उनका देह व्यापार में आना 53% बढ़ गया है। कैलाश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें, अगर 1 साल या 2 साल में आप तुलना करें, सामाजिक तौर पे क्या हमारे बच्चों की स्थिति बेहतर हुई है या बिगड़ी है? देखिए, कुछ क्षेत्रों में जरूर बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कुछ ऐसे उद्योग हैं, गलीचे का उद्योग है, कांच का उद्योग है, जहाँ पर कुछ दबाव बना है इंडस्ट्री के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ सुधार हुआ है। जिस तरह से कानून है 14 साल से बच्चे से काम ना कराओ, वो दिख रहा है। उसका थोड़ा सा असर पड़ा है, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ क्षेत्रों में असर पड़ा है। और दूसरा, शिक्षा के प्रति गरीब लोगों में आग्रह बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं अपने आप ही। कहीं सुविधाएं भी मिली हैं, ऐसा नहीं कि सुविधाएं नहीं मिली हैं, मतलब हम पूरा एकदम नेगेटिव, लेकिन कुछ हुआ है, उसका असर हुआ है। इस कहीं कहीं मनरेगा जहाँ सफल हुआ है वहाँ असर हुआ है, जहाँ मिड डे मील अच्छा चल रहा है वहाँ सफल हुआ है। लेकिन जहाँ दुर्गति बढ़ी है वो है बच्चों की ट्रैफिकिंग बढ़ी है। आप जो 60,000 की बात कर रही हैं वो 60 से ज़्यादा ही है, 62-64 हज़ार के करीब बच्चे गायब हुए हैं, सरकार ने पार्लियामेंट में माना है। उसमें से 40% से अधिक बच्चे अनट्रेस्ड हैं, मिले ही नहीं हैं। और उसमें एक और चीज़ हुई है कि 62% जो गायब हुए बच्चे हैं, जो नहीं मिल रहे हैं, उनमें लड़कियां हैं। पहले ये संख्या लड़कियों की लगभग 50% थी और पिछले साल बढ़ के वो 62% हो गई है। इसका मतलब कि लड़कियों की ट्रैफिकिंग बढ़ी है। लड़कियों की ट्रैफिकिंग बढ़ी है। मध्य वर्गीय समाज में जो घरेलू नौकरानी की डिमांड बढ़ी है, हर जगह पर जहाँ जहाँ मध्य वर्गीय परिवार हैं, बड़े शहरों में, कस्बों में, वो एक ऐसी लड़की चाहते हैं घर में जो कि आसानी से उनके लिए मिल जाए। और इसके लिए आप देखें, मेरे अपने दफ्तर में हर रोज़ ऐसे 2-4
माँ बाप आते हैं, पहले आते थे उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, अब आ रहे हैं असम से, अरुणाचल प्रदेश से, और असम और वेस्ट बंगाल की सीमा के पास के जिलों से, गांव-गांव से आ रहे हैं कि उनके बच्चों को दिल्ली लाया गया है बहला फुसला के या चुरा के। हमने एक अभी ज़िले में, लखीमपुर ज़िले में कुछ लोगों को भेजा पिछले दिनों, तो 15 दिन के अंदर हमारे पास 165 शिकायतें आई कि उनके बच्चे वहां से चुराए गए, लड़कियां। एन मैस इतना ज्यादा एक जगह से 165, वो तो और ज्यादा ही होंगे। ये तो शिकायतें हमें लोगों ने की हैं। अगर सरकार ईमानदारी से करना चाहती तो हो सकता है कि वो 1000-2000 बच्चियां वहां से गायब की गई हों। और ज्यादातर बच्चों का कहना है कि मुंबई लाए गए या दिल्ली लाए गए घरेलू नौकरी के लिए। आप देखें कि ये स्थिति है। लड़कियों को चुरा के लाया जाता है देह व्यापार के लिए, जो बढ़ा है। लड़कियों की खरीद फरोख्त जो आपने बात उठाई वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि उनको शादियों के लिए बेचा जा रहा है। आप देखें कि सर एक ये NSSO का एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो 2013-18 अगस्त का ये आंकड़ा है कि इसमें जो चाइल्ड लेबर है वो 45% उस पर डिक्लाइन हुआ है। ऐसा ये भी है? एक भद्दा मजाक है। मैं आपको बताता हूं कि ये NSSO का सर्वे है, ये एक सैंपलिंग है जो कि मैं बता रहा हूं कि 72,000 पूरे देश में इन्होंने सैंपल कलेक्शंस किए, और जिन जिलों में सैंपल कलेक्शंस किए गए वो जिले चाइल्ड लेबर प्रोन जिले नहीं है, दुर्भाग्य से आधे से ज्यादा उनमें से। तो आप देखें कि जो सैंपलिंग कराई गई वो इस हिसाब से कराई गई कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में कुछ बोल सकें। देश में चाइल्ड लेबर का नंबर शर्तिया बड़ा है। जिस देश में लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिलता है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में इस टाइम 8,086 रुपए प्रति माह मिनिमम वेज है अनस्किल्ड का। एवरेज वर्कर को आधी तनख्वाह मिलती है। ये मैं तस्वीर एक बार फिर से चाहूंगी कि इसमें हम देखें कि किस तरह से एक बैल नहीं है माँ बाप के पास, तो उन्होंने अपने बच्चे को वहां पे लगा रखा है। कह रहा है चाचा नेहरू बैल के साथ खींच रहा हूं मैं बुग्गी। चाचा नेहरू को याद कर रहा है आज वो, और इसका बैल बिक गया है एक, और दूसरे बैल को वो खुद जो है जी खुद खींच रहा है। ये चित्र है, और ये एक बहुत ही वास्तविक चित्र है जो मुझे लग रहा है कि पूरे देश के बच्चों का ना एक चित्र दे रहा है ये। अभी मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी मैं यहाँ जी पीतमपुरा एरिया जो बड़ा डेवलप्ड एरिया है दिल्ली का, उसकी झुग्गी बस्ती में मैं 2 हफ्ते पहले गया, और ये सोच के गया कि यहाँ के सारे बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, लेकिन मैं शॉक्ड हो गया ये देखकर कि वहां पे कम से कम 30-40% जो यंग गर्ल्स हैं, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की, वो सब घरों में काम कर रही हैं। और क्यों काम कर रही हैं? क्योंकि उनकी मदर काम करती है, ऑफ एंड ऑन वो बीमार हो जाती हैं। वो बीमार हो जाती हैं तो उन बच्चों को जरूर जाना पड़ता है, और वो सिलसिला ऐसा होता है कि स्कूल की सब ड्रॉप आउट हो जाती है। तो ये मतलब ड्रॉप आउट, बिल्कुल ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ी डिजाइंड पूरा सिस्टम है ये, डिजाइन जिसके अंदर ये चाइल्ड लेबर बढ़ेगा, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, ट्रैफिकिंग बढ़ेगी, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार हैं इसको ठीक करने के लिए, उनको कोई कंसर्न नहीं, और कहीं ना कहीं उनका कोई इंटरेस्ट भी उसके अंदर है। मिस्टर नागपाल, आप कैसे देख रहे हैं इस समय जो सामाजिक जो प्रॉब्लम है? एक तरफ ट्रैफिकिंग की है प्रॉब्लम, लेकिन अगर शहरों में भी बच्चे देख रहे हैं, उनका सामाजिक, क्योंकि जो पूरे तवज्जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हम इतने तमाम आम चुनावों का माहौल है, किसी भी नेता की पॉलिटिकल स्पीच में, चुनावों में कहीं पर भी बच्चों का जिक्र नहीं है। आज भी तमाम अखबार देखेंगे तो हम नेहरू जी की तस्वीरों के साथ देख रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है, बाल दिवस कहा जा रहा है, लेकिन बच्चों के नाम पर कुछ ज्यादा आज हमें नजर कहीं पे भी ज्यादा नजर नहीं आया। हालांकि कुछ समारोह कहीं ना कहीं हो रहे होंगे स्कूलों में। आप कैसे देख रहे हैं सामाजिक जो विकास बच्चों का हुआ? जी मुझे लगता है कि तमाम ये बातें जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सोशल जस्टिस से निकल के आती हैं, जहाँ तक बच्चों का सवाल है, हमने चाइल्ड एज अ वेल्थ ऑफ द नेशन को एक माइंडसेट के तौर पे नहीं समझा अभी तक कि ये भी हमारे लिए एक वेल्थ है। हम एक पॉलिटी में या पॉलिसी में इस चीज़ को मद्देनज़र जरूर रखते हैं क्योंकि ये भी एक वर्ग है। यूथ को भी है क्योंकि वो वोट करेगा, उनको लैपटॉप दे देते हैं। पॉलिटिकल जो क्लास का माइंडसेट है उनको लुभाने के लिए, बच्चों के लिए नहीं कुछ। किशोरों को और बच्चों को, यानी कि देखिए 10 साल की उम्र तक बच्चे हैं, 10 से 19 साल किशोर अवस्था है। इस वर्ग को हमने इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं समझा अभी तक क्योंकि हम समझते हैं कि नादानी और मासूमियत और खामोशी में अभी बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से, किस उत्साह से, प्रोत्साहन से बड़े हो रहे हैं, इसका नापतोल कोई प्रॉपर सर्वे नहीं करता है। एक अच्छा सर्वे WCD ने जो किया था चाइल्ड एब्यूज़ के ऊपर, उसके तहत काफ़ी सारे पॉलिसीज़ बने हैं, मान लिया, लेकिन चाइल्ड हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन को इंटीग्रेट करते हुए जब वो बच्चा एक हैप्पी चाइल्ड बनता है, एक खुशहाली का एक माहौल बना सकता है, उसके बारे में सामाजिक तत्वों के नज़र से तो कोई सर्वे होता ही नहीं है। आर चिल्ड्रन ऑफ द नेशन हैप्पी, देखिए ये सर्वेस थाईलैंड में होते हैं,
श्रीलंका कर सकता है, बांग्लादेश कर सकता है, क्या हमारे बच्चे खुश हैं? भूटान देखिए, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करता है, जीडीपी की बात नहीं करता है कि हर नागरिक खुश है कि नहीं, वो हमारा इनकम है देश का। तो हम अगर उस हैप्पीनेस और एक हेल्दी चाइल्ड को भी देश का इन्वेस्टमेंट नहीं समझेंगे तो हमेशा लो प्रायोरिटी ही रहेगी वो जनता, एंड वो सामाजिक तत्वों से फिर शिकार भी होता जाएगा, उसको हम वल्नरेबल समझते हैं। जिस तरह से बता रहे थे लड़कियां इतने घरों में जाके काम कर रही हैं, किरण आप जो ये समाज में जिस तरह से ट्रैफिकिंग कहें, बच्चों पे क्राइम, बच्चों को काम में लेबर में लगाना, उस लिहाज से भी जिस तरह से पहले आपने कह दिया तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन क्या हमें इस पर आप लोगों ने कहीं प्रोटेस्ट किया सरकार में जाकर, किसी तरह से आवाज बुलंद की अपनी? नहीं, कई कोशिशें रही हैं और ये जो है बच्चों के काम को लेकर, तो बाल श्रम को लेकर तो एनसीपीसीआर की लगातार कोशिश रही है लेबर डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों को लगी जो अभी है कानून में, वो ये है कि बच्चे, जबकि 18 साल तक बच्चा माना जाता है, लेकिन श्रम को लेकर, काम को लेकर वो 14 साल की उम्र रखी है। और इसका हम लोगों ने बहुत खिलाफत की है कि भाई बच्चे 18 साल तक जब बच्चे हैं तो तब तक उनका बाल श्रम नहीं होना चाहिए। क्यों हम लोगों ने ये मान लिया है अपने कानून में कि 14 साल की उम्र के बाद वो काम कर सकते हैं? तो यही वजह है कि कई ये किशोरियां जैसे जिनकी चर्चा हो रही है, वो घरों में काम या और जगहों में काम बालक भी करने लगे हैं, क्योंकि हमारी कानून में ही ये एक विधान है जिसको हम ठीक से सरकार ने माना है संसद में कि पिछले 2008 से 2012 तक 4 साल में 4,52,000 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया, ये सरकार का मानना है। इसमें से 25,000 मुकदमे दर्ज हुए। मुक्त कराने वालों में हर एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कम से कम 4 लाख मुकदमे दर्ज होना चाहिए थे, यानी कि 0.6% मुकदमे दर्ज हुए। और उसमें से जो प्रोसिक्यूशन हुआ, वो जो कन्विक्शन हुआ, सजाएं हुई, वो 3,000 लोगों को हुई। 4 साल में 3,000 बाल मजदूरी कराने वाले मालिकों को सजा हुई। भारत सरकार ने ये संसद में माना। तो एनसीपीसीआर बनाए हैं, मैं फिर कह रहा हूं डीसीपीसीआर बने हैं, इनकी जिम्मेवारी थी। ये कह रही हमने काम किया, हम कह रहे हैं कानून पड़ा हुआ है। इफेक्टिव कैसे हो आप बताइए, ये इफेक्टिव कैसे हो? ये इफेक्टिव हो सकते हैं अगर ये ईमानदारी से ये काम करे, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। इन्होंने कहा कि सेमी पॉलिटिकल या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, इसमें इनकी भी जवाबदेही तय हो कि अगर एनसीपीसीआर या डीसीपीसीआर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको बदला जाए, उसमें कुछ अधिकार भी दिए जाए, मैं कहता हूं उनको। लेकिन उनकी जवाबदेही भी तय की जाए कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी कोई रिपोर्ट आए और उनको एक्शन हो उन पर। एक डिलेमा और भी है कि एक तरफ तो आपने फंडामेंटल राइट बना दिया, 14 साल तक के सब बच्चे स्कूल में जाएंगे, दूसरी तरफ चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर ही 14 साल तक के बच्चे काम भी कर सकते हैं। बहुत कम ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस हैं जहां पे टोटल बैन है, अदरवाइज टोटल बैन नहीं है। तो वो लोग साल से वो पड़ा हुआ है कानून, लेकिन हमारी राजनीतिक जमात ने उस कानून को पारित नहीं होने दिया है। कंक्लूडिंग रिमार्क। पॉक्सो एक्ट एक अभी लागू हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, लेकिन ये एक्ट बन गया है, लेकिन इसकी किताबें भी छप गई हैं। अगर स्कूलों तक पहुंचना है तो इसके बारे में ट्रेनिंग क्यों नहीं है, अवेयरनेस क्यों नहीं है, पेरेंट्स को क्यों नहीं पता है अभी तक? आप दिल्ली में घूम लीजिए, वहां अभी तक किसी को नहीं पता है कि इसका सिस्टम कैसे लागू करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कमीशन की बनती है कि ग्रास रूट लेवल तक इसकी ट्रेनिंग माँ बाप के लिए, टीचर्स के लिए, तमाम प्रिंसिपल्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए किए जाए। सिर्फ डॉक्यूमेंट बना के छोड़ देना कि मैनुअल बन गए, ये बहुत नहीं है। बिल्कुल, आप सभी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज यही हम जायजा लेने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो देश के बच्चे हैं शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर और समाज में किस तरह से कहां पर वो मौजूद हैं, और जिस तरह से समझा है, जो आंकड़े बताते हैं, जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे थे, वाकई यहाँ पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। हमारे जो राजनीतिक नेता हैं उनमें इच्छा शक्ति की बहुत बेहद कमी है। साथ ही जो कमीशंस हैं वो भी अगर इफेक्टिव होना चाहते हैं, उनको अपनी आवाज़ और बुलंद करनी होगी। तो फिलहाल बड़ी खबर में जाते जाते आज के बच्चों के मन में देश के लिए क्या है जज्बा, आइए समझते हैं राममूर्ति राह की इस कविता के जरिए। बापू जैसा बनूंगा मैं, राह सत्य की चलूंगा मैं, बम से बंदूकों से नहीं, बापू जैसे लड़ूंगा मैं। जब भी कांटे घेरेंगे, फूल के जैसा खिलूंगा मैं। वतन की खातिर जीता हूँ, वतन की खातिर मरूंगा मैं। आपस में लड़ना कैसा, मिलकर सबसे रहूंगा मैं।